Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. So today we are here with the exercise of unit number 12, the blanket. I request you to open your book as well as keep a register with you so that you should note down these points. So it's page number 116 where the reading comprehension questions have been given. So if you could see that according to the reduced syllabus, question number 6 and question number 7, they are not included in this exercise. Okay. So let's talk about question number 1. How significant is the title of the story, The Blanket? के जो ब्लैंकेट की स्टोरी है उसका ये टाइटल क्या उस मुनासिब है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. So it's a significance of the title. So I've written that title of the story is significant because the whole story revolves around it. क्योंकि सारी कहानी तो इसी स्टोरी के गिर्द घूमती है. Peter's father had given an expensive double blanket to his father as a going away gift. So ये पीटर के जो फादर थे जिसको डैड लिखा हुआ है कहानी में, उन्होंने ये एक्सपेंसिव डबल ब्लैंकेट अपने फादर यानी पीटर के ग्रैंड डैड को एज अ गोइंग अवे गिफ्ट दिया था. ही वॉज अबाउट टू मैरी अ यंग एंड प्रिटी गर्ल, यानी कि फादर ऑफ पीटर, हु डिड नॉट वॉन्ट ग्रैंड फादर टू लिव विद देम. अब यहाँ पर हु ये गर्ल है, ठीक है, जो फ्यूचर वाइफ है वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंडफादर उनके साथ रहें. अंडर द प्रेशर ऑफ हर, Peter's father decided to send him to the old people's home. Peter said to his father to keep one half of the blanket for himself when he grew old. This made his dad realize his mistake. तो आखिर में उसी ब्लैंकेट के जब वो टुकड़े करने को कहता है तो डैड को अपनी मिस्टेक का अंदाजा होता है, ठीक है. सो दिस स्टोरी इज सिग्निफिकेंट, इट इज दिस टाइटल इज सिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी वजह से जो घर का मसला है वो फिर सॉल्व हो जाता है. ओके, नाउ नंबर 2, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. एनालाइज का मतलब होता है कि अब आप इसका तज्जिया करें, इसको गौर से देखें कि ये बात ठीक है कि नहीं है, कि कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है, और ये कैसे सॉल्व होता है, हाउ इज इट रिजॉल्व्ड. अब ये प्लॉट से रिलेटेड एक सवाल है, उसका एक हिस्सा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ टेंशन और प्रॉब्लम जो कि इसमें मेंशन की गई है. सो कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वेदर ग्रैंड वुड लीव द हाउस एज पीटर्स डैड हैड डिसाइडेड. तो इस कहानी में जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है वो ये कि वो पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके ग्रैंड डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि क्या वो घर छोड़ेगा कि नहीं. Peter loved his grandfather, so did his grandfather. इसका मतलब ये है कि उसके ग्रैंडफादर भी उससे प्यार करता था और वो अपने ग्रैंडफादर से प्यार करता था. It was painful for both to leave each other, but granddad was ready to do so because he loved his son and wanted to fulfill his wish. लेकिन जो ग्रैंड है दिल तो उसका नहीं था वहां से जाने को, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार भी करता था यानी कि डैड ऑफ पीटर, और चाहता था कि उसकी ख्वाहिश भी पूरी करे. पीटर्स फादर वॉज सेंडिंग हिज फादर टू द गवर्नमेंट फैसिलिटी ऑन द बिडिंग ऑफ हिज फ्यूचर वाइफ. अब ये बहुत सारा फादर 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 इसलिए है कि वो तीनों की आपस में रिलेशनशिप इस तरह के हर कोई दूसरे का फादर या ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप है, ठीक है. सो पीटर्स फादर वॉज सेंडिंग हिज फादर टू द गवर्नमेंट फैसिलिटी ऑन द बिडिंग. बिडिंग का मतलब होता है उसके कहने पर, वाइफ के, फ्यूचर वाइफ के कहने पर. द कॉन्फ्लिक्ट वॉज, अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, हाउ इज इट रिजॉल्व्ड. द कॉन्फ्लिक्ट वॉज रिजॉल्व्ड बाय पीटर हु सेड टू हिज फादर to keep one half of the blanket for himself when he grew old. तो हमें पता आखिर की तरफ पीटर ने कहा कि ये मसला हल हो जाता है अगर हम एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में मैं अपने फादर को दे सकूं. इस तरह से क्या होता है कि पीटर्स फादर ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक. अच्छा, आप देखिएगा कि ये ऑल इट इज़ इन द पास्ट टेंस. ज़्यादातर स्टोरीज के आंसर्स पास्ट टेंस में होते हैं, ठीक है. और अगर पोइम वगैरह कोई हो तो ज़्यादातर हम उसके आंसर्स प्रेजेंट में देते हैं, बिकॉज वो डिपेंड करता है किस टेंस में क्वेश्चन है वैसे. अच्छा जी,
अब दूसरा क्या उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3, वही एनालाइज यानी तज्जिया कीजिए कि एनालाइज द टोन ऑफ द स्टोरी। अभी क्या ये स्टोरी जॉयफुल है या सॉरोफुल है, इस स्टोरी का लहजा क्या है, मतलब कि जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये खुशी की स्टोरी है या ये गम की स्टोरी है। एक्सप्लेन। द टोन ऑफ द स्टोरी इज जनरली सॉरोफुल। ओवरऑल देखें तो ये ऑफ कोर्स ये कोई खुशी की कहानी तो नहीं है। ये दिस इज अ स्टोरी इन विच वी सी कि इनिशियली फादर ग्रैंडफादर एंड पीटर दोनों जो हैं वो खफा से रहते हैं, उदास रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अभी आपस से एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। पीटर्स फादर हैड सक्सीडेड, अच्छा स्पेलिंग ऑफ सक्सीडेड इशू, इसको हम ठीक करना चाहिए हमें। नो, इट शुड बी डिसाइडेड, सॉरी। पीटर्स फादर हैड डिसाइडेड, प्लीज इसको ठीक कर लें कि डिसाइडेड, DECIDED, पीटर्स फादर हैड डिसाइडेड। ठीक है, समझ आ गई। पीटर्स फादर हैड डिसाइडेड टू सेंड ग्रैंड डैड अवे फ्रॉम होम टू मेक हिज फ्यूचर वाइफ हैप्पी। वो इसीलिए ना कि वो उसको अपनी वाइफ को खुश करना था। पीटर एंड हिज ग्रैंड फादर वर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। इट वॉज पेनफुल टू सी, और तकलीफ क्या थी कि हाउ सच अ क्लोज बॉन्ड वॉज अबाउट टू ब्रेक, कि इतना खूबसूरत रिश्ता खत्म होने जा रहा था या एटलीस्ट दूर जा रहा था। Granddad did not say anything to his son because he wanted to see his son happy. Readers feel sorrowful to read the story. तो जब हम एज अ रीडर स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम sorrowful महसूस करते हैं, ठीक है। However, at the end, sorrow turned into relief when dad realized his mistake. लेकिन आखिर में हम भी काफ़ी मुतमईन हो जाते हैं कि जब हमें पता चलता है कि डैड अब उसको कहीं नहीं भेज रहा, राइट। सो जनरली सॉरोफुल, लेकिन आखिर की तरफ थोड़ी रिलीफ आ जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एटीट्यूड डज पीटर शो अबाउट हिज डैड एंड ग्रैंड डैड। अब बताना कि पीटर किस तरह से बिहेव करता है। Although Peter was very hurt over what his father was doing with granddad, but हमें आपने देखा होगा कि पूरी कहानी में पीटर ने किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की, कोई रूडनेस नहीं की। दुख उसको था, तकलीफ उसको थी। ही डिड नॉट एग्री विद हिज फादर, लेकिन उसने बड़े तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है अच्छा ओबीडियंट बच्चा है, सेंसिबल बच्चा है। So, although Peter was very hurt over what his father was doing with granddad, but he remained respectful, यानी कि इज्जत ही उसने फिर भी इज्जत से सारा मसला हल किया towards his father. He loved and cared for both, क्योंकि उसको तो दोनों से मोहब्बत थी, अपने फादर और ग्रैंडफादर से। So he wanted to solve the situation without being disrespectful and rude to his father. Fortunately, और खुशकिस्मती से क्या हुआ, he got a chance to save the relationship from falling apart. तो उसको अच्छा हो गया, उसको मौका मिल गया कि रिलेशनशिप अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया उसका। ओके, अब हम थीम की तरफ आते हैं। तो लिखा क्या हुआ है कि थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, कि ये क्या इसमें एक सेंट्रल या एक मेन थॉट क्या बयान की गई है। सो हाउ इज द थीम ऑफ द स्टोरी इज द थीम ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है सेपरेशन, या जो वैल्यूज़ होती हैं या जो अखलाकियात होती हैं, क्या उनकी तबाही का ये एक थीम है। क्या लगता है आपको, ठीक है। क्या हमारी सोसाइटी में भी ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, ऑन द सरफेस दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वन पर्टिकुलर फैमिली। बज़ाहिर तो ये किसी एक पर्टिकुलर फैमिली की कहानी है जो कि किसी और मुल्क में रहती है, बट इन रियलिटी, पर असल में, दिस रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ फैमिली वैल्यूज़ एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर इन जनरल। लेकिन ये जो कहानी है, ये असल में जो फैमिली की जो वैल्यूज़ थी, इक़दार थी, या जो फैमिली का एक ढांचा था, उसको वो जो अब ख़राब हो गया, टूट रहा है, उसको ये सिंबलाइज करती है, ठीक है। तो अब क्यों हम ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि फॉर मटीरियल गेन्स, यानी कि इसको हम कहते हैं ना कि जो दुनिया की चीज़ें हासिल करने के लिए मॉडर्न मैन, यानी जो आजकल का इंसान है, हैज़ लॉस्ट द सेंस ऑफ वैल्यूइंग रिलेशनशिप्स।
तो इस मादियत परस्ती की दौड़ में हम अपने उन रिलेशनशिप्स की अहमियत को भूल गए हैं, रिश्तों की अहमियत को भूल गए हैं। इन द रेस ऑफ लाइफ चिल्ड्रन टेक देयर एजेड पेरेंट्स एज अ लाइबिलिटी। और आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को एक बोझ समझते हैं। लाइबिलिटी मीन्स यहाँ पर बोझ, एंड वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देम। दिस रिजल्ट्स इन डिसबैलेंस इन द सोसाइटी एंड फैमिली वैल्यूज कोलैप्स। और फिर जब वो उनको बाहर निकालते तो फिर हर लिहाज से फैमिली का ढांचा खराब होता है, वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। तो ये इसका हमने जवाब लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज पीटर्स डैड गेट एंग्री विद द गर्ल ही इज गोइंग टू मैरी। आपने कहानी के तकरीबन एंड की तरफ देखा होगा कि डैड थोड़ा डांटता भी है उस अपनी जो फ्यूचर वाइफ को। तो वो क्यों डांटता है? The girl with whom Peter's dad had to marry did not want granddad to stay with them. अच्छा, अब हमें तो पहले से पता है कि ग्रैंड को वो चाहती है कि वो ना रहें इस घर में, शादी से पहले ही वो उनको भेजना चाहती है। It was on her insistence Peter's dad, against his will, had to take a decision to send his father to old people's home. अच्छा, अब वैसे पीटर्स डैड इतना उस तरह से बुरा बंदा नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा वक्ती तौर पे प्रेशर में आके उसने अपने फादर को भेजना चाहता है। दिल से तो नहीं चाहता, लेकिन प्रेशर में चाहता है। When the girl came to know that Peter's dad had given the expensive wool double blanket as a going away gift to granddad, जैसे ही उसको ये पता चलता है कि पीटर के डैड ने एक एक्सपेंसिव और बड़े अच्छी क्वालिटी का डबल ब्लैंकेट ग्रैंड डैड को जाते हुए जाने का गिफ्ट दे रहा है, तो what she does, she coldly asked him to not give him that. तो उसने कहा कि इसको मत दें। At this, Peter's dad got angry with her. लेकिन इस वजह से फिर उसको गुस्सा भी आता है उसके पीटर के फादर को कि ये क्यों इसको ऐसे कह रही है कि मैं अपने अब्बू को ये चीज़ ना दूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जी ऑफ फ्रॉम दैट सेम एक्सरसाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज आवर रिलीजन टीच अबाउट ओल्ड पेरेंट्स। अब इस्लाम में क्या है? हमारे रिलीजन का मतलब है इस्लाम में फिर बूढ़े माँ बाप के साथ सलूक या उनको रखने का, उनके साथ बर्ताव करने का क्या कहा गया है? इस्लाम गिव्स इमेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, ह्यूज, a lot of importance to treating parents nicely. इस्लाम में तो पेरेंट्स के बारे में हुक्म बहुत सख्त आए हैं कि अगर हम उनको अच्छी तरह से नहीं डील करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो उसका बहुत अजाब है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट देयर फेस विद लव एंड रिस्पेक्ट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। यानी अगर उनका तो चेहरा देखने का ही इतना ज़्यादा सवाब है। देयर आर मल्टीपल वर्सेस, बहुत सारी आयात हैं कुरान में इस बारे में। वन ऑफ दीज इज, अब ये एग्जैक्ट एक आयत मैंने यहाँ पे लगा दी है और उसका रेफरेंस भी दे दिया है कि ये इस सिपारे की इस आयत से हमने उठाया है। ठीक है, कि एंड योर लॉर्ड हैज डिक्रीड, कि तुम्हारे अल्लाह ने या रब ने ये हुक्म दिया, दैट यू डू नॉट वर्शिप एक्सेप्ट हिम एंड टू पेरेंट्स गुड ट्रीटमेंट वेदर वन और बोथ ऑफ देम रीच ओल्ड एज। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं और तुम तो फिर क्या करो? से नॉट टू देम, उफ, और उनको उफ तक ना कहो। एंड डू नॉट रिपेल देम, और उनसे नफरत ना करो, उन्हें दूर ना भगाओ। बट स्पीक टू देम अ नोबल वर्ड, बल्कि अच्छे तरीके से बात करो। एंड लोअर टू देम द विंग ऑफ ह्यूमिलिटी आउट ऑफ मर्सी एंड से, बल्कि तुम उनके सामने आजी और इनकसारी से ही रहो और कहो, माई लॉर्ड have mercy upon them as they brought me up when I was small. और ये दुआ करो कि मेरे अल्लाह इन पर उसी तरह से रहम फरमा जैसे तूने मुझ पर फरमाया जैसे इन्होंने मुझे बड़ा किया और मेरे ऊपर रहम किया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन राइट। अच्छा जी, वोकेबलरी एंड ग्रामर, इसके बाद आप पेज निकालेंगे, पेज नंबर 117। उसमें देखिएगा जी, देयर आर टू पार्ट्स। वन इज वोकेबलरी। वोकेबलरी हमेशा ये रिलेटेड टू वर्ड्स होता है, नए वर्ड्स हम सीखते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू वर्ड्स। फाइंड द मीनिंग ऑफ पास्ड एंड पास्ट। दोनों को तकरीबन एक ही जैसा प्रोनाउंस किया जाता है, हम पास्ट नहीं कहते। सो जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो फाइंड द मीनिंग ऑफ पास्ट,
हल्का सा ड साउंड आता है, एंड पास्ट, ठीक है, ड। इन अ डिक्शनरी identify their parts of speech and then use them correctly to fill in the blanks, ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या किया कि आई हैव गिवन यू ऑल द मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स। अगर हम नोट करें पास्ट, तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास, ठीक है, एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास। तो अगर इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे कि ही पास्ड हिज मैट्रिक एग्जाम लास्ट ईयर। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने जो है, यहाँ तो सेकंड फॉर्म यूज किया, आई मीन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों हैं, ठीक है। तो थर्ड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास। अब पास्ट जो है ना, दिस वर्ड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इट इज मेनी थिंग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है, ये प्रेपोजिशन भी है। तो हमने वर्ड को ये देखना है कि वो फंक्शन किस तरह से कर रहा है। अगर वो एज अ नाउन फंक्शन कर रहा होगा तो उसका मतलब होगा द टाइम दैट हैज़ गॉन बाय, गुजरा हुआ वक्त, यानी माजी। सो एग्जाम्पल, शी लुक्ड बैक ऑन द पास्ट विदाउट रिग्रेट। अब ये देखिए, ये किसी चीज का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, पास्ट। तो यहाँ पर पास्ट यूज हो रहा है एज अ नाउन, लेकिन यही पास्ट अगर एडजेक्टिव्स तरह की तरह यूज होगा तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन होगा। और जैसे देखिए एग्जाम्पल, द पास्ट मंथ, देखिए पिछला महीना, पास्ट मंथ, पिछला। सो दैट इज लाइक गोइंग टू बी यूज्ड एन एडजेक्टिव। अब माजी का इसका मतलब माजी नहीं होगा, इसका मतलब होता पिछला। सो द पिछला महीना, ठीक है, हैज बीन रियली बिजी एट वर्क। अच्छा, अब आप सी में देखें, पास्ट को हम एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे, शी स्माइल्ड एट मी एज शी वॉकड पास्ट, यानी कि मेरे पास से गुजरते हुए, पास से। तो जब लोकेशन बता रहे हैं कोई, हम एक नाउन की लोकेशन बता रहे हैं, उसके बारे में कोई बात करें, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी, कोई हम लिंक उसका क्रिएट करें तो वो सॉरी उसके बारे में हम वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे शी स्माइल्ड एट मी व्हेन शी वॉकड पास्ट, यानी मेरे पास से गुजरी, ठीक है। अच्छा, और फाइनली पास्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ प्रपोजिशन। जब भी प्रपोजिशन यूज करेंगे उसके हमेशा साथ कोई ना कोई आगे कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, ऐसी चीज जरूर होगी। जैसे वी अराइव्ड एट 2 o'clock एंड लेफ्ट एट 10 minutes past 2, यानी कि हम 2 बजने में 10 मिनट पे हम वहां से निकल गए। अब हर जगह पर आप देखें तो पास्ट का यूज एग्जाम्पल्स में चेक कीजिए, फर्क आपको वहां पर नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज, कि अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 में इसका क्या क्या यूज। आपने सिर्फ, हमने आपको मतलब समझा दिए, अब आप लोगों ने इसको यूज करना और ये इस तरह से नोट कर लीजिए। ओके, अब ग्रामर में देखें जी। ग्रामर में ऑन पेज नंबर 117, बिफोर वी गेट इनटू द एक्सरसाइज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट हमारे पास इस वक्त जो है वो हमने समझना है जेरेंट का और पार्टिसिपल का, इन्फिनिटिव्स का, जेरेंट एंड इन्फिनिटिव्स का। तो थोड़ी सी भी पिछली क्लास की आपको ग्रामर याद हो तो यहाँ पर देखें कि ये एक मैंने कॉलम लगाया है, एक फोटो इमेज लगाया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस साइड पर जो बोल्ड में लिखे हुए हैं दोनों को ज़रा देखिए कि इसमें आईएनजी है, ठीक है, और इसमें टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या है, आईएनजी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आईएनजी, जैसे कॉन्टिन्यूअस होता है उस तरह से। फिर यहाँ पर भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट हेल्प्स यू टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो हमने कहा जी रीडिंग, यहाँ पे हर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, आई एंजॉय रीडिंग,
तो सबका क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प्स यू, हर फेवरेट हॉबी इज व्हाट, यानी कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी एंड आई एंजॉय व्हाट। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वही बनेगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब हमने आईएनजी नहीं लगाया, हमने किया टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने किया जी टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट। फिर हमने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू लर्न। अब फिर आईएनजी नहीं लगा रहे, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ही वांट्स टू लर्न। अच्छा, इसी तरह से बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन क्वेश्चन सब में व्हाट है, ठीक है। अभी ये क्या चीज है, अब हमने जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो है जेरेंड्स वर्सेस इन्फिनेटिव्स। जो पहले इसकी एग्जांपल्स थी जो हमने अभी डिस्कस किया, तो फर्स्ट साइड की जो एग्जांपल्स हैं ये सारी एग्जांपल्स थी जेरेंड की। जेरेंड क्या होता है, और ये जो दूसरा वाला कॉलम है या दूसरी साइड है, ये एग्जांपल थी इन्फिनेटिव्स की। ये एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर में। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखिए कि अ जेरेंड इज अ वर्ब, अ जेरेंड इज अ वर्ब इन इट्स आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में है, दैट फंक्शंस एज अ नाउन। ये आपने याद रखना है कि इसको हम वैसे भी वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब एंड नाउन दोनों की क्वालिटीज होती हैं। लेकिन ये आप देखें उस तरह से वर्ब एक्ट करता नहीं है, ज़्यादातर नाउन में होता है। दैट फंक्शंस एज अ नाउन दैट नेम्स एन एक्टिविटी रादर देन अ पर्सन और थिंग। जैसे हमने ऊपर कहा कि रीडिंग, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, तो कोई एक्टिविटी है रीडिंग। रीडिंग, व्हाट हेल्प्स यू लर्न, रीडिंग। हर फेवरेट हॉबी इज व्हाट, रीडिंग। आई एंजॉय व्हाट, रीडिंग। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स थी जेरेंड की, राइट। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस ब्लॉक में भी लगाया है इसको। इन्फिनेटिव्स आर प्रेफिस्ड विद, सॉरी यहाँ जेरेंड देखना है, जेरेंड्स आर फॉर्म्ड विद द लेटर्स आई एन जी। तो वर्ब इन बेस फॉर्म प्लस आई एन जी, और ये काम करता है एज अ नाउन। सो देखिए, लुक से लगता है जैसे वर्ब है, लेकिन जब आई एन जी लगाएंगे और इसको यूज करेंगे किसी थिंग के तौर पे यानी किसी एक्टिविटी के तौर पे, तो ये हो जाएगा लुकिंग, और फिर ये बन जाएगा जेरेंड। ईट और आईएनजी, प्ले। तो फर्स्ट हाफ को देख के तो लग रहा है ब्लू कलर्स को कि ये कोई वर्ब है, लेकिन आईएनजी सब में ऐड किया एंड देन इट विल बिकम जेरेंड। ठीक है, क्योंकि ये नाउन के तौर पे वर्क करेगा। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव क्या होता है कि इट इज अ वर्ब दैट फंक्शंस, तीन तरह के फंक्शन करता है वो, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, पर्पस ऑफ एन, ओके। अच्छा, बहुत डिटेल कोई बात नहीं, आप बेशक ना जाइए, सिर्फ आपको ये पता हो कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे हम कहते हैं टू लुक, टू ईट, टू प्ले, टू कम, टू लाई। अब ये इसके फंक्शंस तीन है, ये तीन तरीकों से काम करता है। ठीक है, अभी इसमें एग्जांपल्स आपके पास आ जाएंगी। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स मैं आपको पहले इन्फिनेटिव की, सिर्फ आप ये देखें, बहुत लंबा चौड़ा ना करें, सिर्फ एग्जांपल ये वाले ब्लॉक में देखिएगा लेफ्ट साइड पे। आई वॉन्टेड टू मीट हिम, आई वॉन्टेड टू मीट हिम, तो टू मीट जो हो जाएगा दिस विल बी इन्फिनेटिव। यहां पर देखें, आई आस्क्ड हिम टू कम, तो ये भी बन गया पूरा इन्फिनेटिव। अच्छा, फिर है आई एम सॉरी टू बी अ न्यूसेंस, टू बी इन्फिनेटिव। इज इट नेसेसरी टू गो देयर, टू गो, तो इसको पहचानना इस तरह से आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन नहीं होता टू, एक टू प्रपोजिशन भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, वो टू और है, इसके फौरन बाद वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट तो से नहीं कहते, बेस फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, जेरेंड में क्या होगा, जेरेंड जैसे आईएनजी होगा, लेकिन इट विल ऑलवेज वर्क एज अ नाउन। जैसे आई इंजॉय व्हाट, शॉपिंग, कोई एक्टिविटी हो गई। इज ही स्टिल इंटरेस्टेड इन व्हाट, डांसिंग। और ये क्या है, गैम्बलिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, गैम्बलिंग। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स इज व्हाट, सिंगिंग आउट ऑफ ट्यून। ठीक है, तो किसी एक्टिविटी को जब हम बताते हैं तो उसको हम कहते हैं, अच्छा जी, लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखेंगे
कि यहाँ पर इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, बिकॉज हमारे पास इतना इसमें टाइम नहीं होगा, लेकिन आप इसको पढ़ के समझ के एंड देन डू दिस एक्सरसाइज टूवर्ड्स दिस राइट साइड, जहाँ मैंने लिखा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस। अच्छा, अब ये सिर्फ जेरेंट फॉर्म्स ही लगानी है। जेरेंट फॉर्म्स का यहाँ पर मतलब उन्होंने बता दिया कि वे वर्ब प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म में वर्ब यानी कि उसकी बेस फॉर्म होती है जिसका कोई एस ई एस वगैरह नहीं लगा होता, तो बेस फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये तो सब में आसान है, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ जेरेंट। ये किसी एक्टिविटी का नाम है, ठीक है जी। लेकिन अब एक और चीज़ है इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि पेज 118 पे एक्सरसाइज है, यूज द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस आइदर एज जेरेंट और इन्फिनेटिव। अब देखिएगा कि क्या वो आईएनजी वाला होगा या वो हो जाएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने इसको टू गेटिंग लिख दिया, तो आप इस तरह फिलहाल कॉपी कीजिए। लेकिन ये जहाँ जहाँ पर आईएनजी यानी कि जेरेंट है वो मैंने आईएनजी के साथ लगा दिया है, और जहाँ पर इट इज़ यूज्ड एज एन इन्फिनेटिव तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसको मैं बार बार फर्स्ट कह रही हूँ, बेसिकली वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अच्छा, then we get to sorry, number C. Replace the gerund by an infinitive and infinitive by a gerund. अब अगर आप उसको देखेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या किया कि इधर लिखा हुआ है इन्होंने कि टू लाफ इज बेटर देन टू फ्राउन। अब जहाँ पर टू प्लस आई एन जी है, सॉरी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसको आपने चेंज कर देना है बेस फॉर्म प्लस आई एन जी यानी जेरेंड में। जैसे टू लाफ इज बेटर देन टू फ्राउन, उसको अंडरलाइन किया दोनों को, और एक उसको कैसे रिप्लेस कर दिया कि उसको लाफिंग इज बेटर देन फ्राउनिंग। अच्छा, फिर इसका नंबर 2 है टू राइट अ स्टोरी इज नॉट ईजी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग अ स्टोरी इज नॉट ईजी। सो व्हाट इज नॉट ईजी? टू राइट अ स्टोरी इज नॉट ईजी। तो जितने भी इन्फिनेटिव्स हैं उनको हमने इस एक्सरसाइज में जेरेंड में चेंज करना है, और जितने जेरेंड्स हैं उनको हमने इन्फिनेटिव्स में चेंज करना है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसको खुद करने की। दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट स्टूडेंट्स शुड डू द रेस्ट बाय देमसेल्व्स, ठीक है, ओके। Now this is going to be the last exercise. So D, decide whether the following sentences contain a gerund or a progressive. अच्छा, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप पिछली एक्सरसाइज पे जाएं, एक मैंने पिछले लेसन की करवाई थी, तो उसमें कॉन्सेप्ट था प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव जब भी आएगा तो ये नया नाम है कंटिन्यूअस का, ठीक है। अच्छा, अब जब हम जेरेंड को देखते हैं ना, तो जेरेंड आईएनजी के साथ होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस भी आईएनजी के साथ होता है। एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि अगर मैं कहती हूं कि शी इज सिंगिंग, सिंगिंग, अच्छा यहां पर देखें, और दूसरी एग्जांपल है सिंगिंग इज अ गुड हॉबी। अब दोनों के अंदर आईएनजी है, मतलब सेम तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, सेम वही बेस फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, काम डिफरेंट है। कैसे कि जो प्रोग्रेसिव है वो हमें कोई एक्शन दिखा रहा है जो कि जारी है, कंटिन्यूअस है, जबकि जेरेंड हमें किसी एक्टिविटी के बारे में बताता है और वो नाउन वर्क कर रहा है, वर्ब वर्क नहीं कर रहा, नाउन। तो अब अगर आप एग्जांपल्स जो इसमें देखें एक्सरसाइज में, तो इन्होंने कहा है कि ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो अगर आप इसको, आसान ये है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना व्हाट, और उसका आंसर आईएनजी में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि दैट इज अ जेरेंड। जैसे हम कह रहे हैं कि आई लाइक, सॉरी ही लाइक्स व्हाट, तो आप कहते हैं रीडिंग बुक्स, तो ये किसी एक्टिविटी का नाम है रीडिंग, ठीक है, तो इधर इसको हम जेरेंड कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, उसमें नंबर 2 पे, तो ही इज रीडिंग बुक्स, तो यहां पर एक वही काम हो रहा है, जारी है, तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी को भी समझ के लिखें। आंसर्स तो मैंने दे दिए, एक कॉन्सेप्ट आपने बहरहाल समझना था।
ओके, नाउ वी गेट टू द फाइनल होम टास्क। तो ये जी उर्दू के कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी, ये 14 सेंटेंसेस हैं। जैसे मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर, ठीक है, इस तरह से। तो आपने सेंटेंस और उसकी इंग्लिश लिखनी है, तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। Now that's it for today. Inshallah, we are going to do a next lesson, which I will tell you, which I am going to do that. So see you inshallah next in other lecture. So stay blessed. Allah Hafiz.